अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 थेराप्यूटिक का क्रोनिक डिजीज़ प्रिवेंशन एंड हेल्थ केयर। कौन सी क्रोनिक डिजीज? 7 से 10 क्रोनिक डिजीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से डेथ होती है। और यूनाइटेड स्टेट में जो 4 क्रोनिक डिजीज़ होते हैं जो कौन सी होती है? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होगी और क्या हो, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कैंसर, क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिजीज़ एंड डायबिटीज़ जो होती है। ये क्या होती है? डेथ की मोर्टेलिटी की सबसे बड़ी वजह होती है। इन डिजीज़ से डेथ ज़्यादातर होती है। उसके बाद क्रोनिक कंडीशन रिलेटेड टू बिहेवियर्स, इनमें कौन सी क्रोनिक रिलेटेड टू बिहेवियर इसमें वो बताते जब हम यूज़ कर रहे होते किसका? स्मोकिंग स्पेयर का। हम टोबैको यूज़ कर रहे होते स्मोकिंग स्पेयर होती है। फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, फिजिकल इनएक्टिविटी होती है लाइक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, यानी कि वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता, वो फिजिकल एक्टिव नहीं होता, स्मोकिंग कर रहा होता है, टोबैको का यूज़ कर रहा होता है, उसकी पुअर डाइट एंड न्यूट्रिशन होती है, अल्कोहल जो होता है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा होता है, तब उसमें क्रोनिक डिजीज़ हो जाती है। और कौन सी होती है उनमें? हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी होती है? हाइपरटेंशन हो जाती है, स्ट्रोक हो जाती है, ओबेसिटी एंड डायबिटीज़ हो जाती है। इसमें वो ये बताना चाह रहे हैं क्रोनिक कंडीशन रिलेटेड टू बिहेवियर्स में वो बताना चाह रहे हैं कि वो जब अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्मोकिंग स्पेयर हो गया, फिजिकल इनएक्टिविटी होती है, बंदा फिजिकल एक्टिव नहीं होता, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करवा रहा होता, वो डाइट एंड न्यूट्रिशन होती है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो होते हैं हाइपरटेंशन हो जाती है, स्ट्रोक हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है एंड डायबिटीज़ हो जाती है। उसके बाद होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 78 मिलियन अमेरिकन आर इंक्रीजेस फॉर हार्ट डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ एंड कैंसर होते हैं। जो अमेरिकन होते हैं ना उसमें 78 मिलियन जो होते हैं रिस्क फैक्टर्स होते हैं हार्ट डिजीज़ के, दिल की बीमारियाँ होंगी, शुगर्स होगी, कैंसर हो गया और ओबेसिटी अलोन होगी। इन 2013 में जो होते 76% जो होते हैं अडल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं? 1 क्रोनिक कंडीशन थे, और जो 90% हैज़ 2 to 3 क्रोनिक कंडीशन थे, और 4% जो थे मोर देन 4 क्रोनिक कंडीशन थे। इसमें हमने ये पढ़ा कि उसमें टोबैको का यूज़ हो गया, फिजिकल इनएक्टिविटी, वो एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर रहा होता, इसके हाइपरटेंशन, स्ट्रोक, ओबेसिटी होती है। उसके बाद हम देखते हैं हेल्थ पीपल 2020 में, हेल्थ पीपल 2020 में इसमें हम देखते हैं, इसमें वो बताना चाह रहे हैं कि जो होती हैं तबीयन ऑफ हेल्थ पीपल 2020 का विजन क्या था, उसमें वो बताते हैं जो तमाम लोग होते हैं वो लिव लॉन्ग रहते हैं, यानी कि लंबे अरसे के लिए वो जिंदा रहते हैं और हेल्थी लाइफ होती है और अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। इसमें वो कहते हैं अटीन हाई क्वालिटी लॉन्गर लाइफ फ्री ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीज़ होती है, यानी कि उसमें जो प्रिवेंटेबल डिजीज़ होती है वो कहते हैं फ्री होती हैं। डिसेबिलिटी इंजरी, प्रिवेंटेबल डिजीज़, डिसेबिलिटी होती है, यानी कि ये डिजीज़ को रोकती है, डिसेबिलिटी इंजरी और प्रीमेच्योर डेथ को रोकती है। इसमें हाई हेल्थी लाइफ जो होती है और वो लॉन्ग टाइम के लिए ज़िंदा रहते हैं, और ये अचीव करती हैं हेल्थ इक्विटी, एलिमिनेट करती है डिस्पैरिटीज़ जो होती है उसको एलिमिनेट कर देती है, और ऑल ग्रुप्स की जो हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करती है। उसके बाद जो होती है ये सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट क्रिएट करती है और हेल्थ फॉर ऑल जो होती है प्रमोट करती है। उसके बाद प्रमोट करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थी डेवलपमेंट एंड हेल्थी बिहेवियर अक्रॉस ऑल लाइफ स्टेजेस होती है। मतलब इसमें ये बताना चाह रहे हैं वो लंबे अरसे के लिए ज़िंदा रहते हैं और जो होती है अच्छा उनका लाइफस्टाइल होता है, और वो जो होते हैं उनमें इंजरीज़ के चांसेस होगी, डिजीज़ वगैरह कम होती है, वो प्रमोट करते हैं हेल्थी डेवलपमेंट को, हेल्थी बिहेवियर्स को। उसके बाद जो होती है हमारे पास कौन सी होती है? रोल ऑफ फिजियोथेरापी, फिजिकल थेरापिस्ट इन हेल्थ प्रमोशन एंड वेलनेस। इसमें वो सबसे पहले बताते हैं, इसमें उनका पता होना चाहिए कि बिहेवियर का, नॉलेज का और स्किल का। बिहेवियर में सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी का बता रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी में नॉलेज का क्या होना चाहिए? एज एंड डिजीज़ स्पेसिफिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, यानी कि एज और डिजीज़ की स्पेसिफिक एक्सरसाइज, प्रिस्क्रिप्शन फॉर लाइफस्टाइल रिलेटेड कंडीशन होनी चाहिए, उस पर फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस होनी चाहिए। उसके बाद जो वो बताते हैं स्किल्स में उस पर एबिलिटी होना चाहिए कि वो उस पेशेंट से पूछें क्या आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आप कोई काम करते हैं। अगर पेशेंट कहे मैं नहीं करता तो उसको गाइडलाइन प्रोवाइड करें। उसके बाद होती है पर्सनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो फिजिकल एक्टिविटी में अहम किरदार अदा करता है, रोल अदा करता है। उसके बाद स्क्रीनिंग करवाते हैं, फिजिकल एक्टिविटी की स्क्रीनिंग करवाते हैं, स्क्रीनिंग से ही पता चल जाता है। एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन करवाते हैं, स्क्रीनिंग जब करवा लेते हैं हमें पता चल जाता है इसको कौन सी एक्सरसाइज करवानी। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन करवाते हैं। काउंसलिंग स्किल्स होगी, इंक्लूडिंग स्किल्स इन मोटिवेशन इंटरव्यू होगी, टाइम मैनेजमेंट हो गया, फिटिंग, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होगी। उसके बाद न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट, इसमें कौन सी नॉलेज होनी चाहिए? पॉपुलेशन बेस्ड न्यूट्रिशन ट्रेंड्स एंड डेटा, ओवरवेट एंड ओबेसिटी गाइडलाइंस, बेसिक न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज होगी। उसके बाद जो इसमें जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं उसके पास ना एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सब क्वेश्चन करे कि क्या आप फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं डेली, यानी कि रोज़ाना आप 7 से 8 गिलास पानी पीते हैं। अगर वो कहें नहीं तो उसकी फिर वो काउंसलिंग करवाए। उसके बाद वो उसकी काउंसलिंग करवाए। अगर वो कहे नहीं तो उसके बाद जो होती है रोल मॉडलिंग होती है, रोल मॉडलिंग हेल्थी ईटिंग हैबिट्स, उसकी जो ईटिंग होती है उसको हेल्थी हैबिट्स होनी चाहिए। स्क्रीनिंग फॉर माल न्यूट्रिशन
अंडर न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी के लिए स्क्रीनिंग करनी चाहिए। फिर BMI की असेसमेंट करनी चाहिए। काउंसलिंग स्किल इंक्लूडिंग स्किल इन मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज नीड टू रेफर टू अ न्यूट्रिशन होती है। उसके बाद स्मोकिंग सेशन। स्मोकिंग सेशन में क्या होता है, उसकी नॉलेज में होना चाहिए। स्मोकिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज होनी चाहिए। एबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन डू यू स्मोक सिगरेट। वो फिजियोथेरापिस्ट जो होते हैं वो क्वेश्चन करें कि आप सिगरेट पीते हैं, तो अगर वो कहें मैं पीता हूँ तो उसको गाइडलाइंस प्रोवाइड करें। उसके बाद रोल मॉडलिंग नॉट स्मोकिंग, रोल मॉडलिंग जो होते हैं वो स्मोकिंग ना करें। उसके बाद स्क्रीनिंग करवाएं फॉर टोबैको यूज़ एंड डिज़ायर टू क्विट। काउंसलिंग स्किल इंक्लूडिंग स्किल मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग होगी। उसके बाद इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन होगी। फिजिकल एक्टिविटी प्रिस्क्रिप्शन टू प्रमोट एंड सपोर्ट स्मोकिंग सेशन। स्लीप जो होती है इसमें क्या होती है, शियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड पब्लिक हेल्थ, बर्डन ऑफ स्लीप लॉस एंड डिसऑर्डर। इसमें वो बताते हैं एबिलिटी होनी चाहिए कि वो पूछे आप 7 से 8 घंटे सोते हैं ना, रात को 7 से 8 घंटे सोते हैं और मॉर्निंग में आप टायर्ड होते हैं, और आप जब सोते हैं तो आपको क्विकली नींद आ जाती है, जल्दी से नींद आती है, लेट आती है। उसके बाद जो होती है वो ये कोई पूछे कि आप दिन में भी सोते हैं और रात को उठते हैं, तो इसमें जब इससे पता चलता है अगर उसकी जो स्लीप होती है वो क्या होती है, पुअर होती है, तो हम उसकी ना क्या करवाते हैं फिजिकल थेरेपी के बाद जो होती है इसमें वो होती है हेल्थी स्लीप हैबिट होनी चाहिए। स्लीप डिसऑर्डर को स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। एबिलिटी टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन अबाउट ऑप्टिमल स्लीप हैबिट्स, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज नीड टू रेफर टू अनदर प्रोवाइडर होती है। उसके बाद जो होती है स्ट्रेस, तो इसमें डिफरेंस पता होनी चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेस में। थ्योरी सपोर्टिंग रिलैक्सेशन टेक्निक करवानी चाहिए। रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड मैनेजिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। और एबिलिटी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पूछे कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप स्ट्रेस में क्या फील कर रहे हैं, और उसको गाइडेंस, अगर वो कहें मैं स्ट्रेस फील कर रहा हूँ तो उसको गाइडेंस प्रोवाइड करें। रोल मॉडलिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्क्रीनिंग फॉर स्ट्रेस होती है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, तो स्ट्रेस के लिए स्क्रीन करें। एबिलिटी टू इंस्ट्रक्ट इन रिलैक्सेशन टेक्निक, तो उसको कहें आप डीप गहरे सांस लें। और विजुअलाइजेशन, PMR विजुअलाइजेशन, मेडिटेशन, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग होगी। और मैसेज फिजिकल एक्टिविटी प्रिस्क्रिप्शन टू मैनेज स्ट्रेस इंक्लूडिंग टू टाई चाई एंड योगा हो गया, यानी कि वो फिजिकल एक्टिविटी करें, योगा वगैरह करें। टाइम मैनेजमेंट टेक्निक हो, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज नीड टू अनदर प्रोवाइड।